क्या आपका सपना भी है आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना? क्या आर्थिक तंगी बन रही है आपकी राह में अड़चन? बस अब नहीं, अब यूपीएससी की कोचिंग एकदम निशुल्क हमारे सत्यम सर टीम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक बार फिर एक नई क्लास नंबर 2। और ये क्लास दूसरी है। पहली क्लास आपको हो चुकी है। अगर किसी ने वह क्लास नहीं देखी तो वह क्लास देख लीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए चैनल में। और ये शुरुआत है, और इस शुरुआत को मैं एक नए ढंग से आपके एनसीईआरटी के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, मतलब जिसको आप बार बार इतनी सारी किताबों के बोझ में पढ़ते हैं, तो उसके कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर लाए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी होगा। आने वाले समय में जब जब भी इस क्लास को देखा जाएगा तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को इस चैनल का पता नहीं है तो आप ये वीडियो उसके पास भेज करके इस चैनल की इन्फॉर्मेशन दीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको पता है हमारा एनसीईआरटी कोर्स ये चलता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज की कक्षा में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होने वाले हैं, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज की कक्षा में आप राज्य की अवधारणा, राजनीति के अध्ययन एवं उपागम, राजनीति का समाजीकरण, सहभागिता एवं विकास, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आइए इन टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये कौन कौन सी क्लास में आपको मिलते हैं तथा कौन कौन सी क्लास से इनके सूत्र लिए गए हैं। सबसे पहले ये क्लास आपकी 12th ओल्ड बी आर मेहता राजनीतिक विज्ञान है इनका। मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत इनसे लिए गए हैं। कक्षा अध्याय 8 इस क्लास में राज्य गतिविधि की बदलती प्रवृत्ति, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, पारंपरिक एवं आधुनिक। अध्याय 9 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, पारंपरिक एवं आधुनिक। अध्याय 10 राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता एवं राजनीतिक विकास। अध्याय 11 प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राज्य की। देखो राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या क्या है, देखो राज्य के जो तत्व होते हैं, राज्य का अपने आप में एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में किसकी सहभागिता होती है, जनसंख्या की। जनसंख्या से क्या बनता है, राज्य। फिर उन जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान की जाती है ना। और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग तंत्र स्थापित किए जाते हैं, न्यायिक, विधायिक, है ना। और उन्हीं राज्य की अवधारणा ये कहती है कि सभी की जो सहभागिता है वो समान है। सभी की जो सहभागिता है वो समान है, चाहे वो वैकल्पिक उद्योग में हो, चाहे गारंटी के रूप में हो। राज्य ये गारंटी भी देता है कि सबको जीने के लिए सभी को समानता हम परस्पर देते हैं। ये राज्य की अवधारणा है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे वो बात हो सुरक्षा की, चाहे वो बात हो संरक्षण की, चाहे वो विकास की, चाहे वो वितरण की, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना उनका प्रथम कर्तव्य। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उसके विकास हेतु उनके अनेक कदम उठाए जाते हैं। नागरिकों के बीच राष्ट्रीय संपदा का वितरण की बात हो, सबको समान रूप से एक समान नजरिए से राज्य देखता है, ऐसा नहीं कि भेदभाव कर दे। तो ये राज्य की अवधारणा है अपने आप में। समझ गए होंगे आप इतना, है ना। चलिए, और चौथा बात है, चाहे वो विदेश नीति का निर्माण हो, वो देश को उद्यमियों एवं स्थापित एवं सुरक्षा प्रदान करने के रूप में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, समान रूप से सभी की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, सभी की सहभागिता में वृद्धि करते हैं। समझ गए। और उनके जो वैकल्पिक कार्य रहते हैं, चाहे वो स्वतंत्र बाजार का निर्माण हो, चाहे स्वतंत्र व्यापार का विकास करना हो, चाहे आर्थिक मामलों में राज्य की हस्तक्षेप की नीति हो, वो सभी को स्वतंत्रता की नीति के रूप में, समानता के रूप में देखते हैं। अब राज्य की अवधारणाएं जो है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में कैसे हैं, आइए इसको समझते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, ये जॉन मोनार्ड किन्स का तथ्य है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए अभिकरण बन जाता है। और गरीबी, इसमें दो तरीके से, जन स्वास्थ्य एवं गरीबी, सभी की इसमें सक्रिय भूमिका जो होती है, ताकि गरीबों का शोषण ना हो, गरीबों को अच्छे तरीके से सभी चीज़ें मिल सके, समानता के भाव में उनको चीज़ें मिल सके।
और जन स्वास्थ्य में उनको सभी अच्छे तरीके से वो चीज़ें प्रोवाइड हों, ये उनका प्रथम कर्तव्य रहता है। और ये सिद्धांत जॉन मोनार्ड किन्स ने ये बताया है ना। चलिए, न्यूनतम शिक्षा की सुविधाएं सबके पास हों, है ना, न्यूनतम शिक्षा की सुविधाएं सबके पास हों, नागरिक राज्य के मामले में सहभागी बन सके, सभी नागरिकों के लिए काम का अधिकार हो, आय को वो अर्जित करने के अधिकार उनके पास हो, आवास का अधिकार हो, कृषि को अधिक आर्थिक सहायता हो, भूमि सुधार के लिए कार्य करने हो। ये राज्य की कल्याणकारी एक पद्धति है, कल्याणकारी एक सिद्धांत है, कल्याणकारी एक तथ्य है ना। पर्यावरण की सुरक्षा हो, है ना, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो, सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता को बढ़ावा देना हो, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर भी आधारित है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथ्य अन्य दुर्बल सामाजिक अधिकारियों की रक्षा करनी हो, है ना। चलिए आइए दूसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं, तुलनात्मक राजनीति तथा उसके उपागम एवं पारंपरिक उपागम क्या है। तो चलिए इस वीडियो को मैं मतलब आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताता हूँ कि ये किस प्रकार है, क्या है ये, है ना। चलिए, पहला है दार्शनिक उपागम क्या है, दूसरा ऐतिहासिक उपागम क्या है, तीसरा है विधिक न्यायिक उपागम क्या है, चौथा संस्थागत उपागम क्या है। देखो, ऐतिहासिक उपागम क्या है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, ये राजनीतिक संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वीरता देता है, राइट। और ये किसका सिद्धांत है, केटलिन मैकेलिन का, ठीक है, केटलिन मैकेलिन का, ठीक है। और जो विधिक न्यायिक उपागम है वो कानूनी एवं न्यायिक पक्षों पर बोल देता है, ये किसका सिद्धांत है, जॉन बोंदा हर्ट्स का, है ना। और जो संस्थागत है आपका, वो जो विधिक न्यायिक उपागम है वो कानूनी एवं न्यायिक पक्षों पर बोल देता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो। और दार्शनिक उपागम ये होता है जो दार्शनिक संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विजेता देता है, राइट। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा स्ट्रक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत तक कौन है, तो अरस्तु है ना। देखो, तुलनात्मक राजनीति तथा उसके उपागम, आधुनिक उपागम क्या है, चाहे वो व्यवहारवादी उपागम हो, चाहे व्यवस्था विश्लेषण उपागम हो, चाहे मार्क्सवादी उपागम हो। मार्क्सवादी जो उपागम है वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और जबकि ये दोनों हैं व्यवहारिक एवं व्यवस्था विश्लेषण उपागम, ये साम्यवाद के आधार पर करते हैं, जिसमें कुली पूंजीपति होते हैं और सर्वहारा होते हैं, है ना। राजनीतिक उपागम, राजनीतिक समाजीकरण एवं उसके कारक, ये मैंने आपको बताया था, ये भी पढ़ने वाले तो ये समझते हैं। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है समाज से, और समाज उत्तरोत्तर से विकास समाज का होता रहा है, चाहे वो 1950 हो, 60 हो, 70 हो, समाज बढ़ता ही गया और उसका विकास होता ही चला गया है। और उसके कारक होते हैं परिवार, उसका कारक होता है परिवार। और परिवार क्या होते हैं, अभिजात तथा समकक्षिक समूह होते हैं, जिनकी शिक्षाएं भी आगे बढ़ती रहती है, और फिर वो एक राज्य संगठन के रूप में मतलब स्थापित होता रहता है, और वो बढ़ चढ़कर विकास को, अपने परिवार के विकास को, समाज के विकास को उसमें बढ़ावा देता रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता एवं विकास की। ये देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ राजनीतिक सहभागिता क्या है। ये जनहित याचिका एक तरीके से है जिसमें सभी की एक प्रकार की वृद्धि है। और नंबर दूसरे पे है आपका ये क्या हो गया, नंबर दूसरे पे आपका ये एक जनहित याचिका होती है। नंबर दूसरे पे आपका स्वरूप राजनीति में भाग लेकर दबाव समूह के माध्यम से, और चौथा मीडिया के माध्यम से सबकी सहभागिता विकास हो, सार्वभौमिक यानी वोट देकर, सार्वभौमिक मताधिकार से वाद विवाद में भाग लेकर सभी का राजनीतिक में सभी की सहभागिता हो और विकास हो। ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांत में क्या है, पहला है सत्तावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, प्रतिरूप सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत। सत्तावादी सिद्धांत ये कहता है कि सभी सत्ता की भूमिका पर बल देता है। उग्रवादी जो सिद्धांत है वो राजनीति के प्रत्यक्ष भागीदारी का पर बल देता है।
और प्रतिरूप जो सिद्धांत है वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की भूमिका पर बल देता है, और अभिनजनवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के रूप पर बल देता है। तो आप सभी समझ चुके होंगे। तो ये बड़ी आसान तरीके से हमारी कक्षा 2 जो क्लास 2 है पूरी टिक वो समाप्त होती है, और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगे। पूरी ये जो क्लास रहने वाली है कुल 37-38 क्लास में पॉलिटी हमारी कवर हो जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? नंबर दूसरा, भूमि मंडीकरण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मिलकर किस संस्था का गठन किया गया है? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, ये बताना है। निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है? ये बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक भागों में से सम्मिलित नहीं है? ये बताना है आप लोगों को। जनमत संग्रह, वापस बुलाने का अधिकार जैसी व्यवस्थाएं प्रतिनिधित्व के किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? बताना है आप लोगों को। कुछ अभ्यास प्रश्न भी है तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति के आधुनिकरण उपागमों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बाय बाय गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा। धन्यवाद।